हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 और 24 दिसंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं। तो ये जो हमारा सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इवन बैंकिंग एंड किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही हैं। तो सबसे पहले अगर शुरू किया जाए आज की सबसे पहली न्यूज़ से, तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट देखने को मिला है हमारी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। लगातार न्यूज़ में एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आता है, काफ़ी एक्टिव बॉडी है रीजनल लेवल पर। इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनकी फंडिंग रहती है। अब ये न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अगर एक कनेक्टिंग लिंक बनाए, दैट मीन्स इससे पहले एडीबी का नाम अभी जस्ट आपने रिसेंट में पढ़ा ही होगा। एक दो दिन पहले भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। लगभग $42 मिलियन का लोन महाराष्ट्र में दिया था, एडीबी के थ्रू दिया गया था। और सेम ऐसे ही $350 मिलियन का लोन एक प्रोजेक्ट स्माइल नाम का शुरू किया गया था, इसके तहत दिया गया था। दैट मीन्स ये एक आपका मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम। और इसके थ्रू ये सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप करने के लिए लगभग एडीबी ने $350 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया था। और सेम यहाँ पर भी वही चीज एडीबी का नाम आया है, और इसीलिए एडीबी के बारे में हम लोग बार बार पढ़ ही रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो आइए देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे बात की गई है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग $500 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि इंडिया में ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जिस टाइप की दिक्कतें पैदा हो रही है क्लाइमेट से रिलेटेड, उनको भी कहीं ना कहीं उनको उनके सल्यूशन के लिए काम किया जा सके। और इसीलिए हमको कहीं ना कहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हम लोग पावर यूज कर रहे हैं, उससे शिफ्ट होना है ग्रीन पावर पे या रीन्यूएबल पावर पर, ताकि इन्वायरमेंट को होने वाले लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो हमारा डेवलपमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल हो पाए। इसी के लिए एडीबी ने बात कही है कि आईआईएफसीएल को लॉन्ग टर्म एक लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो बॉडी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, दैट मीन्स डेवलपमेंट में हेल्प करती है, तो एडीबी के थ्रू इनको लोन दिया जाएगा। और ये उनको सपोर्ट करेंगे जिनका कहीं ना कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में योगदान रहता है जो कनेक्टिविटी या एनर्जी ट्रांजिशन जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे पाए, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ केयर से हो। अब यहाँ पे आईआईएफ सीएल है क्या? तो आईआईएफ सीएल के लिए सीधा सा इसका फुल फॉर्म है, दैट मीन्स ये कौन सी बॉडी है? दिस इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये एक, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जिनको एडीबी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, उनकी सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट के हिसाब से, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, जो एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एडीबी ने फंडिंग की है। तो एडीबी, याद रखिएगा, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। और रिसेंट में बैक टू बैक कई सारे चीज़ों में एडीबी का नाम आया है। बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। Higher EDA backs triple honor at 14th PSE, that is Public Sector Enterprise Excellency Award। तो यहाँ पर इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को 3 अवार्ड सम्मानित किए गए हैं 14th PSE एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी के तहत। और इसको देने वाली बॉडी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये कहाँ पे दिया गया? न्यू दिल्ली में दिया गया। अब इसमें जो 3 अवार्ड दिए गए हैं, तो एक एक्चुअली
गोल्डन अवार्ड और सिल्वर अवार्ड दिया गया है, और ये अपने टाइप में मिनी रत्न कैटेगरी में दिया गया है। पहली बात तो जो दो गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं वो किन किन चीजों के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो ये दो अवार्ड यहाँ पर हो गए। और सिल्वर अवार्ड की बात की जाए तो इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए भी इनको अवार्ड दिया गया है। तो अगर यहाँ पर बात, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रेजेंट में कौन है, तो जैसे जैसे कोई भी चीज आए तो उनके लिए हमको नाम कम से कम पता होने चाहिए मिनिस्ट्रीज के। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है मिस्टर प्रहलाद जोशी। तो ये आपके लिए एडिशनल दैट मीन्स पॉइंट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर IREDA को 3 अवार्ड्स दिए गए हैं, और ये किसके थ्रू दिए गए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू दिया गया। देखते हैं अगली न्यूज की क्या है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, क्योंकि 100th बर्थ एनिवर्सरी रही है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके बर्थ एनिवर्सरी पर PM मोदी जी ने कौन कौन सी चीजें इनॉग्रेट की है। पहली चीज तो याद रखिएगा, 25 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है, और ये 100th बर्थ एनिवर्सरी होगी। और इसी के लिए PM मोदी मध्य प्रदेश की विजिट पे रहेंगे, और यहाँ पर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। कहाँ पर करेंगे, खजुराहो, एक फेमस प्लेस है खजुराहो। और यहाँ पर सबसे पहली चीजें देखा जाए, एक मल्टी प्रोजेक्ट दैट मीन्स प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि केन और बेतवा रिवर पर है। अब केन एंड बेतवा रिवर पे है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका फायदा MP को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ UP को भी मिलेगा। और एक चीज से पर्टिकुलर, इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूरा करना की दैट मीन्स एम है। एक तो इरिगेशन, जो भी सिंचाई की व्यवस्था है उसको पूरा किया जा सके, जो भी नीड्स है फार्मर्स की, और इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी भी प्रोवाइड किया जा सके इन दोनों स्टेट्स को। तो दोनों स्टेट्स का फायदा होने वाला है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ। और ये कंट्री का पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो सरकार ने डेवलप किया था। इसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 100 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ कॉमेमोरेटिव यादगार के तौर पर स्टैम्प एंड कॉइन 100 बर्थ एनिवर्सरी के साथ साथ छापा जाएगा। इसके साथ साथ 1153 अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स भी बनाई जाएगी। अब ये ग्राम सुशासन बिल्डिंग का सीधा सा मतलब है कि जो भी ग्राम पंचायत लेवल पर, दैट मीन्स रूरल लेवल पर, जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं, और रूरल लेवल पर डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो आपके ग्राम पंचायत की होती है। तो प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ वर्क एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे उतारा जा सके, दैट मीन्स लोगों की रीच बढ़ पाए, लोगों के बीच में दैट मीन्स सरकारी चीजों की रीच बढ़ पाए, इसीलिए अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स भी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ ओमकारेश्वर डैम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले ही हुआ था, इस्टेब्लिश किया जाएगा ओमकारेश्वर नामक जगह पर। ये अपने टाइप का फर्स्ट, मतलब इंडिया का एक ग्रेविटी डैम है, और ये डैम किस पे बना है, ऑन नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। तो ग्रेविटी डैम और नर्मदा रिवर। इसके साथ साथ ये डैम का एक और ऑब्जेक्टिव है, वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा इसके थ्रू। और काम की चीज इसमें क्या है, ये अब तक का इंडिया का बिगेस्ट सोलर पार्क है, बिगेस्ट सोलर पार्क की कैटेगरी में आता है इन इंडिया। और इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ ऐड हैं। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स भी है, सोलर प्रोजेक्ट, जिसके लिए सरकार ने लगभग 646 करोड़ रुपए इशू किए थे। तो बिगेस्ट सोलर पार्क के साथ साथ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर दैट मीन्स प्रोजेक्ट्स है, और ये सबसे बड़ा सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो कि तैरते हुए कंडीशन में बनाया गया है, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया का, जो कि अभी तक दैट मीन्स इसके एस्टिमेशन के हिसाब से 90 मेगावाट की एनर्जी सिंथेसाइज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रही है
अभी एक नाम मैंने यहाँ पर लिया था ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम क्या होता है? तो अगर ग्रेविटी डैम की बात करें तो एक्चुअली एक टेक्निकल लैंग्वेज जरूर है, एक टर्म है ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम होते क्या है? ये ऐसे टाइप के डैम होते हैं जो खुद के रिलाइज ऑन ओन हाइट, मतलब ओन वेट एंड मास। ये खुद के मास पर निर्भर करते हैं, ताकि जो पानी का हॉरिजेंटल प्रेशर है, रजिस्ट दी हॉरिजेंटल प्रेशर ऑफ दी वाटर, तो वाटर के हॉरिजेंटल प्रेशर को रजिस्ट कर पाए। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रेविटी डैम बोला जाता है। और ग्रेविटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इट रिलाइज ऑन इट्स हाइट एंड वेट एंड मास, खुद के वेट और मास पे रिलाई करते हैं, ताकि पानी के फ्लो को रोका जा सके। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर मोदी जी के थ्रू किए जाएंगे। तो सीरियल वाइज याद रखिएगा, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्टैम्प एंड क्वाइन के साथ साथ अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी, लगभग 1153 फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट मीन्स नंबर्स। इसके साथ साथ ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पैनल, जो कि बिगेस्ट सोलर पार्क है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया का, 646 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया, और अपने टाइप का ग्रेविटी डैम भी है। इसके बाद अभी आपका 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। अब ये नेशनल कंज्यूमर डे नाम से आप देख सकते हैं, और कई ऐड भी हम लोग देखते थे। एक बेसिक सी बात करें, टीवी पे आता है जागो ग्राहक जागो। तो कुल मिलाकर जो कस्टमर है, कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, उनके अधिकारों का दैट किसी टाइप का वायलेशन ना हो, तो उनको अवेयर करने के लिए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, जिनका नाम अभी हम लोग ने देखा था, नेशनल कंज्यूमर डे जो कि विज्ञान भवन में सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर इन्होंने कंज्यूमर से रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जिसका मेन फोकस, अगर फोकस की बात करें, मेन फोकस किस पे रहा है? उनकी क्या क्या जरूरतें रही हैं उस पर, और उनके अधिकार। जब अधिकार पता होंगे तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण करना जरूरी होगा, प्रोटेक्शन भी करना है, ताकि कंज्यूमर एम्पावर हो पाए। और उनको दैट मीन्स अगर कोई क्लेम या कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं विद ट्रांसपेरेंसी रिड्रेसल मैकेनिज्म के साथ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दैट मीन्स नेशनल कंज्यूमर डे विज्ञान भवन में मनाया। सबसे पहले थीम देखा जाए तो थीम इसकी एक इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज की रहती है थीम। तो थीम यहाँ पर वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, तो इसकी थीम जरूर याद रखें। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जागो ग्राहक जागो ऐप भी लॉन्च किया, जागृति ऐप भी लॉन्च किया, जागृति डैशबोर्ड भी लॉन्च किया, ताकि कंज्यूमर के जो भी इश्यूज आते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मतलब कि किसी भी टाइप का अगर उनके साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, या जैसे कई बार सेलर होते हैं, वो कई बार चीजों को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि गलत होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पाती, तो उसके लिए ये सब सारी चीजें लॉन्च की गई है। इसके साथ साथ नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई मैप भी लॉन्च किया गया है, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा गवर्नेंस एंड ऑपरेशन में। दैट मीन्स कुल मिलाकर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का पॉइंट ऑफ व्यू सरकार ने इसके तहत रखा है। ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी, जो कि कहाँ पर? गुवाहाटी में। इसके साथ साथ लो वोल्टेज स्विच गियर टेस्टिंग फैसिलिटी, दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको उसका कैसे कस्टमर तक पहुंचता है, तो उसकी बकायदा टेस्टिंग। आजकल कई सारे इश्यूज भी क्रिएट होने लगे हैं, हेल्थ पर कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनके, उनमें क्या क्या चीजें मिलाई गई है, तो उनकी टेस्टिंग के लिए इस दो टाइप की एजेंसी, दैट मीन्स एक गुवाहाटी में और एक मुंबई में, इनॉग्रेट की। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जागृति पोर्टल और कंज्यूमर हेल्पलाइन पॉइंट वो भी लॉन्च किया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये 17 लैंग्वेज में होगी, 24/7 कंज्यूमर के लिए काम करते आपको दिखेंगे, ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारा कंज्यूमर डे से रिलेटेड न्यूज थी, जो कि 24 दिसंबर को मनाई जाती है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पर नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कराया जाएगा, जो कि दिल्ली में 27 और 28 दिसंबर, डेट जरूर याद रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर। और ये कराएगा कौन?
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के थ्रू नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कराया जाएगा, जिसमें लगभग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करेंगे और इनके लगभग 40,000 स्टूडेंट्स इसमें भाग लेंगे। ये एक इनोवेटिव तरीका होता है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, एक्चुअली बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है, जहाँ पर वो डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी बात रखते हैं, एक बेहतर डिस्कशन होता है, उनको भी नई नई चीजें जानने का मौका मिलता है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पर हो, वाटर कंजर्वेशन, तो मेडिकल ब्रेक थ्रूज, जो भी नई नई चीजें रिसर्च में आई हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे बात की जाती है। इसीलिए इसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा थ्रू नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के थ्रू। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पर नाम आया है एक इम्पॉर्टेंट 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो अ, अभी क्योंकि लगातार रिसेंट में रहा है। अब फाइनेंस कमीशन की बात आई तो पहली चीज तो ये समझिएगा, प्रेजेंट में जो हमारी फाइनेंस कमीशन चल रही है, ये 15 फाइनेंस कमीशन है। कई सारी रिकमेंडेशन होती है, प्रेसिडेंट के थ्रू बनाई जाती है हर 5-5 साल के लिए। और रिसेंट में 16 फाइनेंस कमीशन का भी नाम आ चुका है, जिसके हेड रहेंगे अरविंद पनगड़िया। लेकिन जो प्रेजेंट में 15 फाइनेंस कमीशन चल रही है, इसके हेड कौन है? एनके सिंह। तो कई सारे रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसीलिए ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये 280 में दिया गया है। तो 280 है, जस्ट इसी के पहले, क्योंकि अभी हम लोग ने जीएसटी में भी कई सारे फेरबदल देखने हैं क्योंकि हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट इसके पहले, जस्ट एक आर्टिकल पहले जीएसटी काउंसिल की बात होती है 279A के तहत। लगातार 2-3 बार चीजें देखते जाएंगे तो वो हम लोगों को रिवाइज भी होता जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो ये अपने टाइप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के तहत। और 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर उत्तर प्रदेश को अभी तक लगातार लगभग 1600 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 446 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के रिकमेंडेशन सुझाव पर 15 फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के स्पेशली रूरल लोकल बॉडीज, जिसमें ग्राम पंचायत एंड ऑल आती है, इनके डेवलपमेंट के लिए अभी तक इतने रुपए इशू किए हैं। और ये पैसा रिलीज किसके थ्रू किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू किया जाता है। तो ये एक छोटी सी दैट मीन्स फैक्ट है, फैक्ट पॉइंट। लेकिन इस फैक्ट में जो जो आपको चीजें याद रखनी है, एक तो ठीक है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। दूसरा आपके लिए आ गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जो आगे बनेगी 5-5 साल के लिए रहती है, तो अगले साल इसका टाइम पीरियड खत्म होगा। 16 फाइनेंस कमीशन का नाम आएगा, जो कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में काम करेगी। यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज है। पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम ह्यूमन राइट्स पैनल चीफ में आया है। दिस अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर द फार्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, जो कि अरुण कुमार मिश्रा थे। उनका टेन्योर 1 जून को खत्म हो रहा है, इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो प्रेजेंट में अब अगले नेक्स्ट चीफ होंगे, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू ने फाइनली वी राम सुब्रमण्यम को एज ए 9th चेयरपर्सन, दैट मीन्स सेलेक्ट किया है, जो कि अगले एनएचआरसी के हेड होने वाले, जो कि एक पूरी तरीके से नोडल बॉडी होती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई भी केस होता है गवर्नमेंट के एंड पब्लिक सर्वेंट्स के थ्रू, जिसको सॉल्व कराया जाता है। तो यहाँ पर इसके चीफ अरुण कुमार मिश्रा की जगह कौन बनेंगे? तो फाइनली यहाँ पर रामा सुब्रमण्यम का नाम आया है। और इनके तब तक दैट मीन्स एज अ इंतरिम बोल लीजिए, या कुछ समय के लिए आफ्टर मिश्रा रिटायरमेंट, जब ये अरुण कुमार मिश्रा रिटायर हो जाएंगे, तो ये कुछ समय बाद से दैट मीन्स उनका पद संभालेंगे। लेकिन उनकी जगह पर विजय भारती साइनी बिकेम द एक्टिंग चेयरपर्सन। एक्टिंग चेयरपर्सन का मतलब है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद परमानेंट तौर पर आपके दैट मीन्स वी राम सुब्रमण्यम अपॉइंट कर दिए जाएंगे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करें एनएचआरसी का हेड कौन बन सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा रूल भी चेंज किया गया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एज अ हेड ह्यूमन राइट्स पैनल का बनाया जाएगा, जिसका सुझाव एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू दिया जाएगा। इसके पहले एचएल दत्तू एंड केजी बालकृष्णन भी एनएचआरसी के चीफ के फॉर्म में काम
कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जज जिनका नाम वी राम सुब्रमण्यम, जो कि आपके एनएचआरसी के हेड बनेंगे। यहाँ पर कुछ एडिशनल बात की जाए कि जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं, वो लगभग अपना टर्म पीरियड 3 साल के लिए रहते हैं, अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, जिसमें से दोनों में से जो भी पहले आ जाए। तो दैट मीन्स या तो 3 साल या तो एज 70 साल पहुंचने तक। ये एक एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और इसकी स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन 93 अमेंडमेंट 2006 में किया गया। एनएचआरसी सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली, अभी मनाया था इसने लगभग 12 अक्टूबर 2018 को। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा लगभग 25 साल होने पर, क्योंकि 1993 में स्टैब्लिश हुई थी ये। और अगर फर्स्ट एनएचआरसी चेयरपर्सन की बात करें, प्रेजेंट में आपने देख ही लिया कौन है और उसके बाद कौन बनेंगे। और अगर पहले एनएचआरसी चेयरपर्सन की बात करें तो ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा बनाए गए, एज जैसा कि आपने देखा कि कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका हेड बनाया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, दैट मीन्स एनएचआरसी से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हेड की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ अभी हमने देखा कई सारे देखिए डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगी। एक इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। भारत दौरे पर भी, भारत की तरफ से पीएम मोदी दौरे पर भी गए थे। तो इंडिया एंड कुवैत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली। अब यहाँ पर कई सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज, यहाँ पर इंडिया और कुवैत ने मिलकर कई सारी चीजों पर दैट में समझौतों पर साइन किया है। पहली चीज है एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सोनेल, जो कि सैन्य कर्मचारी होते हैं उनके एक्सचेंज पर, डिफरेंट टाइप की जो भी एक्सरसाइज होती है उस पर, मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर सप्लाई की बात होती है तो वहां पर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं खेल में भी सहयोग देने की बात दोनों देशों के बीच में हुई है। और इन्हीं सारी बातों के लिए हमारे देश के पीएम मोदी कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा से मुलाकात किया। और इससे पहले इंडिया ने उनके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत अब्दुल्ला अली अल याया की दैट मीन्स उनको भी होस्ट कर चुके हैं न्यू दिल्ली में। यहीं पर आप ये देख भी सकते हैं कि पीएम मोदी के विजिट पर उनको कुवैत का हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया उनके पीएम शेख अहमद के थ्रू। नहीं, दैट मीन्स वहां पर ऑनर जो दिया गया उनके अमीर शेख महशा अल अहमद अल जबीर अल सैबा के थ्रू। तो यहाँ पर पीएम का नाम है और ये ऑनर उनके अमीर ने दिया है। तो दैट मीन्स और उस हाईएस्ट नाइटहुड का जो ऑर्डर मिला है उसका दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइटल की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो ये पीएम मोदी को दिया गया बाय द अमीर ऑफ द कुवैत शेख मिशाल अल अहमद अल जबीर अल साबा। ठीक। और ये अभी रिसेंट में ही दिया गया जब पीएम मोदी उनके विजिट पे थे। और ये दोनों देशों के गुड टाइज को भी दिखाता है। और फाइनली इन्होंने बात कही कि जो भी डिफेंस कोऑपरेशन एंड अदर जो अपनी पार्टनरशिप है उनको कहीं ना कहीं इनहेंस करेंगे। तो ये चीज इनको ध्यान रखिएगा कि अभी पीएम मोदी किस देश के दौरे पर थे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अभी तक मोदी जी को कितने देशों से आ, ये इस टाइप के हाईएस्ट अवार्ड या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है। टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया है। देखिए यहाँ पर एक न्यूज आई है स्विट्जरलैंड की तरफ से, मतलब स्विट्जरलैंड और इंडिया वाधावन पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ की दैट में सपोर्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इससे पहले भी स्विट्जरलैंड का नाम आया था, अगर आपने देखा हो कि स्विट्जरलैंड ने इंडिया के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी जो टाइटल था उसको खत्म करने की बात कही थी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्टेटमेंट कहा है कि जो भी ट्रेड पैक्ट्स हैं उस पर कोई भी दैट मीन्स डिले नहीं होगा, जो चीजें जैसी चल रही थी एज यूजुअल चलती रहेंगी। और उसी का कहीं ना कहीं एक एग्जांपल हम मान सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो टीआईएल है दैट मीन्स टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है कंपनी, जेनेवा बेस्ड स्विट्जरलैंड में। उसने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वधावन पोर्ट जो कि महाराष्ट्र का है उसको डेवलप किया जा सके। और इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
देखने को मिलेगा यहाँ। इसके बाद विप्रो ने अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है, विप्रो अपॉइंट्स रंजीता घोष एज अ ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर आप दैट मीन्स रंजीता घोष को देख सकते हैं, जो कि अब विप्रो की आईटी कंपनी की हेड बनेगी अगले साल 1 फरवरी से, जो अपना पदभार संभालेंगी। इसके साथ साथ अभी पीएम मोदी ने भी ट्रिब्यूट दिया है, जो कि श्याम बेनेगल 1934 से 2024, जो कि पायनियर रहे हैं पैरेलल सिनेमा, जो अभी जिनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90 ईयर्स की एज में। तो इनका काफी योगदान रहा है, कई सारे डेवलपमेंट इन्होंने किए हैं दैट मीन्स सिनेमा की लाइन में। तो ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड थे, तो फिल्म मेकिंग या सिनेमा से रिलेटेड थे। इसके साथ साथ एक चीज और, बाकी तो बहुत सारे डेवलपमेंट है, लेकिन इनका एक फेमस था मंथन। और ये मंथन किस पे किया गया था, तो एक्चुअली जो हमारे यहाँ मिल्क के रिवोल्यूशन, फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन या व्हाइट रिवोल्यूशन बोले जाते हैं, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, तो वर्गीज कुरियन के ऊपर मंथन अ, जैसा प्रोग्राम आया था, जो कि मिल्क कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में दैट मीन्स दिखाता था। तो इनको याद रखिएगा दैट मीन्स अभी लेटेस्ट में। इसके साथ साथ अभी आपके नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगभग 65 न्यू ड्रग्स के जो रेट्स हैं, रिटेल प्राइस है, उनको पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, लगभग कितनी कितने नंबर ऑफ ड्रग्स, तो 65 ड्रग्स के को पूरी तरीके से उनका रिटेल प्राइस को फिक्स कर दिया है। और कई सारी दवाओं के ऊपर लगभग 7 उसके अलावा ऐसी दवा है जिनकी सीलिंग प्राइस फिक्स कर दी गई है, जो पर्टिकुलर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में आती थी। और ये चेंजेस हमको होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और ये जो डिसीजन लिया, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की 128th मीटिंग में ये सारी चीजें डिसाइड की गई है। अगर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग और जोड़ें, तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, वो ग्लोबल लेवल पर इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर बाय वॉल्यूम बात करें, बाय वॉल्यूम, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है। आपको बताना है कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर किसका फार्मास्यूटिकल दैट मीन्स बाय वॉल्यूम आता है। तो इंडिया का तो सेकंड पे है, तो पहले क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छा काम भी किया, कोरोना के टाइम में भी कई सारी वैक्सीन बनाकर लगातार दूसरे देशों तक पहुंचाना इंडिया का एक मेजर डेवलपमेंटल रोल भी रहा है इस इंडस्ट्री में। इसीलिए अब देखिए, यहाँ पर एक स्पेस मिशन की बात हुई है, और इसका नाम है स्पेडेक्स मिशन, जो कि डॉकिंग टेक को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है, और इसकी लॉन्चिंग 30 दिसंबर को की जाएगी अकॉर्डिंग टू इसरो। देखिए, इसमें आपको कई सारी नई चीजें देखने को मिलेगी कि ये है क्या। पहली बात तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी का नाम आया, ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मतलब अभी बस इतना समझिएगा, ये एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, जहां पर दो चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन दो चीजें कौन सी हैं। तो जाहिर सी बात है, बात स्पेस की हो रही, तो स्पेस क्राफ्ट। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस, दैट मीन्स स्पेस में ही दो स्पेस क्राफ्ट को कैसे जोड़ा जाए, कैसे अलग किया जाए, कैसे मल्टीपल दैट मीन्स अपने टारगेट को पूरा किया जाए। तो उसके लिए ये डॉकिंग नाम आता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है। और इसी चीज को बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए 30 दिसंबर को स्पीड एक्स लॉन्च किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एसेंशियल है इंडिया के लिए भाई। अगर आप किसी सरफेस पे कोई चीज उतारना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से आपको अलग करना पड़ेगा, तो फिर वापस लाने के लिए उनको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कनेक्टिंग एंड डीकनेक्टिंग कैसी चीजों को बेहतर किया जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर इस टाइप का सिस्टम अपनाया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक एसेंशियल टेक्नोलॉजी है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का। जैसा कि चाहे जब आप मून पर अपने दैट मीन्स प्रोग्राम को लेके जाएंगे, और वहां से सैंपल जब लेकर आएंगे, भाई सैंपल लाएगा कोई ना कोई, तो जब कनेक्ट होगा तभी वो वापस धरती पर आ पाएगा।
इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाया जा रहा है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट दैट मीन्स रोल प्ले करेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। और ये इसका डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप डॉक एंड अनडॉक स्पेस क्राफ्ट को कर पाए स्पेस में, दैट मीन्स कनेक्ट और उसको सेपरेट करें। और इसीलिए इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-60 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा 30 दिसंबर को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये एक टाइप की इंडिया की, और इंडिया के ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम आपने देखे होंगे स्पेस इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर एक ये भी स्पेस इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे जिसको कैरी करेगा PSLV। अब वो दो स्पेस क्राफ्ट क्या है, तो उनको समझने से पहले एक यहाँ पर लाइन है, इसको समझ लें कि इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताया था कि दो बॉडीज को या दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है डॉकिंग। तो ये एक टाइप की एसेंशियल टेक्नोलॉजी जहां पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और रिक्वायर्ड टू अचीव कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव। तो दैट मीन्स जब ये एक जगह से कनेक्ट रहेंगे तभी आप मल्टीपल चीजों को एक साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन से लॉन्च कर पाएंगे। और इंडिया इस टाइप के सिस्टम को अपनाने वाला चौथा देश हो जाएगा इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के साथ। नो डाउट US के पास भी, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो इंडिया भी इसको अचीव करने वाला चौथा देश हो जाएगा। और यहाँ पर जिन दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है जिनकी भार लगभग 220 किलोग्राम है, एक जिसमें चेजर है और दूसरे का नाम टारगेट है, जो कि लो लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रहेंगे, और इनको PSLV C-60 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और ये सर्कुलर ऑर्बिट लगभग 470 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिनका इंक्लिनेशन 55 डिग्री की तरफ होगा। और इनकी जो लाइफ साइकिल है लगभग 66 डेज की होगी, जिसमें अपना काम पूरा इनको करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एडिशनल चीजें और आई हैं कि जैसे आपने सैंपल की बात की कि सैंपल को लेकर वापस आना है, और यहीं पर जैसे कि आउटर स्पेस में जाके यार कैसे चीजों को उगाया जा सकता है, सीड जर्मिनेशन, क्योंकि इससे ये पता लग पाएगा कि वहां का इन्वायरमेंट सपोर्टिव है कि नहीं है, कि क्या वहां पर लाइफ सस्टेनेबल है। इसके साथ साथ जो भी डिब्रीज हैं उनको कैसे वहां से हटाया जाए, और ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को कैसे डिफरेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू यूज में लाया जाए। इन सारी चीजों को आसान बनाने के लिए POEM, अभी हम लोग इस पे बात भी करने वाले हैं, POEM-4 लॉन्च किया जाएगा, जो कि फोर्थ स्टेज ऑफ इसरो PSLV रॉकेट है, जो कि ऑर्बिट में रहते मतलब ऑर्बिट में रहेगा आफ्टर लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद ये ऑर्बिट में अपना काम करता रहेगा, ये चक्कर लगाता रहेगा। तो ऑर्बिट में आपका POEM-4 रहेगा, बाकी सैटेलाइट का काम है इंफॉर्मेशन गैदर करके लाना। तो अगर PSLV की बात करें, पोयम दैट मीन्स ये PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, जिसमें लगभग 24 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, 14 फ्रॉम द इसरो लैब्स, और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड स्टार्टअप्स के होंगे जो डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। इसके बाद आ, अगर बात यूनिवर्सिटीज की आई है तो इसमें एमिटी प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इन स्पेस, APMS, जिसको एमिटी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है मुंबई के। और इनका एक प्रोग्राम भी है कि स्पाइनेच को भी माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में उगाया जाए, देखा जाए कि क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कि वहाँ चीजें सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर आ, एक तो आपका स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च किया जा रहा है वो, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ पोयम 4 पर्टिकुलर किस लिए है और क्या काम करेगा, इन सारी चीजों को आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो ये आपका इसरो का एक मिशन है। इसके बाद देखा जाए, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सरकार ने जैसे बैग के बर्डन को कम करने की बात कही, वैसे यहाँ पर एक और थोड़ा सा सुधार, एक सुधार क्या, एक स्टेप है कि नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5th एंड 8th को हटा दिया गया है। मतलब सिंपल सी बात की जाए कि जो अभी तक ये होता था कि बच्चा फेल नहीं होगा, उसे कहीं ना कहीं वापस ले लिया गया। दैट मीन्स अगर वो एक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं उसको उसी क्लास में रुककर दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सेंटर ने यहाँ स्क्रैप हटा दिया पूरी तरीके से नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5th और 8th के लिए, जैसा कि अभी तक स्कूल वाले हर हाल में बच्चों को पास कर देते थे। और इसीलिए इसके थ्रू बच्चों को दैट मीन्स फेल करने की परमिशन, दैट मीन्स अगर वो कैपेबल नहीं है या किसी वजह से
पर्टिकुलर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फेल भी किया जा सकता है अगर ईयर एंड एग्जाम में उनका बेटर परफॉर्मेंस नहीं है तो। और इसको जो बदलाव लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में चेंज करके लाया गया है। और अभी तक इसको टोटल 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट मीन्स टोटल 18 रीजन्स ने इसको अपना लिया है पूरी तरीके से इस 2 क्लास के लिए। और अब इसमें काम की बात ये है कि भाई जो रेगुलर एग्जाम होते हैं, अगर बच्चा किसी वजह से फुलफिल नहीं कर पाता है प्रमोशन क्राइटेरिया को, तो उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा री एग्जामिनेशन के लिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाए। अगर वहां पर भी दैट मीन्स बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, तो फिर रिजल्ट में कहीं ना कहीं उनको दोबारा से अपनी क्लास को पढ़ना पड़ेगा। इफ द चाइल्ड अपीयरिंग इन द री एग्जामिनेशन फेल्स टू फुलफिल द प्रमोशन क्राइटेरिया, तो दोबारा से 5th और 8th क्लास में पढ़ेंगे, मतलब जिस क्लास का वो बच्चा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि भाई बच्चों को ठीक है, आप नो डिटेंशन पॉलिसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि होता है कि कॉलेज या स्कूल वाले अपनी इमेज बचाने के लिए बच्चों को स्कूल से बाहर कर देते हैं, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड, साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया। और ये जो सरकार ने नियम चेंज किए हैं, ये लगभग 3000 स्कूल्स के ऊपर लागू होंगे, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल भी आएंगे। लेकिन अभी तक इस पर कौन से 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, तो वहां पर हरियाणा एंड पुडुचेरी में अभी तक ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर इनका कोई भी डिसीजन देखने को नहीं मिला है। तो ये चीजें हैं जो कि फाइनली सरकार के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है। और लेटेस्ट एक टाइप का चेंज भी है। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि अभी रिसेंट में अभी आपका सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई मंथली मंथली आता ही है, इस पे हम लोगों ने बात किया था। ऐसे ही सेम, क्योंकि सीपीआई के कई सारे इंडेक्स होते हैं, जो नॉर्मली हम लोगों को इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया जाता है वो आता है सीपीआई कंबाइंड का। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी आता है, सीपीआई रूरल लेबर के लिए भी आता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर के लिए भी इंडेक्स आते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर्स के लिए जो सीपीआई इंडेक्स आया है उसको यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और इसका जो डेटा है, इन्होंने ये दिखाया है कि नवंबर में 5.35 एग्रीकल्चर लेबर रहा है, और रूरल लेबर की बात करें तो 5.47 रहा है, कंपेयर टू इसी साल सेम टाइम नवंबर, जो कि पिछले साल 7.37 था, 7.13 था। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिली। लेकिन अक्टूबर के डेटे के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में 5.35 है, लेकिन अक्टूबर में 5.96 था। और एग्रीकल्चर लेबर की बात की जाए तो जो कि 6% के आसपास था। नहीं, एग्रीकल्चर लेबर 5.96 था, और रूरल लेबर की बात करें कि 6% था, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये 2-4 डेटा हैं, इनको याद रखिएगा, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर। तो ये भी डेटा सरकार के थ्रू पब्लिश होता है, जैसा कि हम लोग सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये भी आपकी एक इंटर दैट मीन्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और ये न्यूज रिलेटेड है फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर को यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का दैट मीन्स हेड बनाया गया। तो यहाँ पर इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, जिसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये अभी प्रेजेंट है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और ये तो हमारे 5वें मदन लोकुर को अपॉइंट किया गया है। तो इसके अलावा जो 4 हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जो कि फाइनली अपॉइंट हुए एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। अब नाम से पता लग रहा है कि जो भी ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनल कोई भी जस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू आती है तो उनको सॉल्व करने के लिए 5 लोगों का एक कमिटी समझ लीजिए होती है। और 2019 में इनको अपॉइंट किया गया था नॉन रेजिडेंट पैनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी के लिए। और दोबारा से 2022 में 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। तो ये जो बॉडी है आपकी यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएन इंटरनल जस्टिस सिस्टम। तो मतलब इंटरनली जो भी चीजें होती हैं उसको या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसको हैंडल करने के लिए बॉडी बनाई गई है, जिसमें ऑलरेडी 3 बॉडी आती है। एक तो आ गया स्टाफ लीगल असिस्टेंस, दूसरा यूएन डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और तीसरा यूएन अपील्स ट्राइब्यूनल।
बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर एक छोटा-सा दैट मीन्स हमारे पास एक नवरत्न कंपनी है एनएचपीसी, जिसने समझौता किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ लगभग 5500 करोड़, ताकि सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को दैट मीन्स वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा सके। तो लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हो जाए, चाहे या लोकल लेवल पे हो जाए, लगातार रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो इसीलिए सोलर पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एनएचपीसी ने बिहार की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है लगभग 5500 करोड़ का, जिसके तहत 1000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने का एम रखा गया और जिसका फायदा लगभग ये हो सकता है कि 800 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, जिसका सीधा सा मतलब है इसका इम्पैक्ट आपके आर्थिक सामाजिक वृद्धि पे तो पड़ेगा ही, इसका साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी जॉब का मौका मिलेगा। इसके बाद देखिए अगली न्यूज़। तो यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी एक न्यूज़ बन सकती है, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी यूएस ने कितनी पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स को दैट मीन्स बैन किया है। तो पूरी 4 एंटिटीज पर इन्होंने सैंक्शन लगाया है। तो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, लगातार इन्होंने देखा कि कुछ चीज़ों को दैट मीन्स डेवलपमेंट किया जा रहा है और उस पर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया। और ये शाहीन सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम से भी आ जाए कि पर्टिकुलर किस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे, तो शाहीन सीरीज की। और ये एक टाइप का न्यूक्लियर आर्म नेशन है पाकिस्तान, और ये न्यूक्लियर इस टाइप की मिसाइल क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए इस टाइप की चीजें अनस्टेबिलिटी की वजह से क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल देश की कैटेगरी में तो इसे कंसीडर किया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप की कोई चीजें प्रमोट की जा रही है तो उसको रोकना भी दैट में से एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और इसी के तहत यूएस ने टोटल 4 एंटिटीज जो कि शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया। और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर आर्म नेशन 1998 में टेस्ट जब किया था उसके बाद बना, और ऐसा करने वाला 7वां देश था। और एक दैट मीन्स एस्टिमेट्स के हिसाब से अभी पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब देखिए एक अवार्ड्स की कैटेगरी यहाँ पर आई, क्योंकि इससे न्यूज बन जाते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, जो कि ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड की कैटेगरी में माना जाता है आफ्टर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार नंबर 1, जो कि इस वर्क्स के लिए दिया जाता है, लिटरेरी एंड पोएट एंड ऑल। और उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आता है। तो यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि 21 लैंग्वेजेस में देने की बात कही गई है, जिसमें 8 बुक्स पोइट्री, 3 नॉवेल्स, 2 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसे एंड 3 लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, एक प्ले है और एक रिसर्च है। ये 2024 के इतने भागों में बांटा गया। और बाद में बंगाली, डोगरी एंड उर्दू को भी बाद में इंक्लूड किया जाएगा। ये जो अवार्ड दिया जाता है, इसके ज्यूरी मेंबर्स लगभग 3 ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, अभी आप देखेंगे भी। और इसके लिए 21 इंडियन लैंग्वेजेस में सेलेक्ट किया गया है। और फिर ये जिनको रिकमेंड करते हैं, इसको अप्रूव किया जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द साहित्य अकेडमी, जिसके प्रेजेंट में चेयरमैनशिप है श्री माधव कौशिक, साहित्य अकेडमी के जो प्रेसिडेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि किस किस कैटेगरी, तो देखिए पोइट्री में भाई समीर तांती असमीज एंड लैंग्वेज के हिसाब से, नॉवेल में हारून राजा हो गया, शॉर्ट स्टोरीज है, ऐसे है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्ले। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर ऐसे भी कैटेगरी पूछ ले तो आपके 7 अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो बुक्स सेलेक्ट की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ज्यूरी, जैसा कि मैंने कहा 3 मेंबर्स की ज्यूरी होती है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास डिक्लेरेशन के लिए सौंप दिया जाता है, और वहीं से डिसीजन आता है कि हाँ भाई किसको दिया जाएगा। ये जब अवार्ड दिया जाता है तो इसमें एक कैस्केड होता है, जो कॉपर प्लेट होता है, दैट मीन्स इस टाइप की प्लेट। इसके साथ साथ एक शॉल होता है, और अवार्ड्स मनी के फॉर्म में 1 लाख रुपए का अवार्ड्स दिया जाता है अवार्डीज को। और ये इस बार 8 मार्च 2025, अभी दैट मीन्स एक समझिए नॉमिनेशंस आ गए, और 8 मार्च 2025 को दिया जाएगा। कहाँ पर? कवानी ऑडिटोरियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये पूरा सरकार का था, उसी में दैट मीन्स साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की तरफ से जो रिलीज हुआ, वो सारे डेवलपमेंट यहाँ पर आए हैं। अब अगर देखा जाए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स किस किस को मिला है, तो देखिए बहुत सारी लैंग्वेज है, 21 लैंग्वेज है। आप जैसे हिंदी में याद रखें कि गगन गिल को दिया गया, इंग्लिश में याद रखें स्प्लिट नाइट्स नॉवेल है, ईस्टर्न कायर को मिला है। नेपाली लैंग्वेज में
किसी मीरा जो कि शॉर्ट स्टोरीज है, युवा बैरल। तो ये पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज है, कश्मीरी एक याद रखिएगा। तो ये 3-4 लैंग्वेज है। अगर कोई चीज बार बार आए तो उसको जरूर देखें। जैसे कि बोडो एंड डोगरी को बोला गया है, तो इनको भी एक बार आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि किसको किसको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, राजस्थानी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल एंड तेलुगु अलग अलग है। और बंगाली, डोगरी एंड उर्दू लैंग्वेज में को बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद अगर कुछ फैक्ट देखें कि क्या क्या फैक्ट रहे हैं, तो सबसे पहले ये एकेडमी अवार्ड्स 1954 में स्टैब्लिश किए गए थे। ये पूरी तरीके से एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 1926 को किया गया अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। इसके तहत जो प्लाक दिया जाता है साहित्य अकेडमी के थ्रू, इसको सबसे पहले इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने डिजाइन किया था। इसके पहले अगर बात किया जाए तो वुडन प्लैक भी दिया जाता था। ठीक है, ये कॉपर प्लैक है लेकिन वुडन प्लैक भी दिया जाता था। इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के तहत इसको नेशनल सेविंग बॉन्ड से डेट में रिप्लेस किया गया, लेकिन बाद में दोबारा इसकी शुरुआत हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि फर्स्ट इंडियन राइटर थे, उनको हिम तरंगिनी पोइट्री में पहला डेट में साहित्य अकेडमी दिया गया। और फर्स्ट वुमेन की बात करें तो अमृता प्रीतम को 1956 में अपने पंजाबी पोयम सुनहरे के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो इस टाइप की चीजों को याद रखिएगा क्योंकि काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन हो जाती हैं। इसी के तहत दो और आते हैं, बाल पुरस्कार भी दिया जाता है। बाल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2010 में, और ये 9 से 16 साल के बीच के बच्चों को दिया जाता है। इसमें अवार्ड्स के फॉर्म में कॉपर प्लाक तो मिलता ही है, कॉपर प्लाक, लेकिन इसके साथ साथ 50,000 भी मिलता है इनामी राशि। और इसी के साथ साथ युवा पुरस्कार भी दिया जाता है। युवा पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2011 में हुई, और ये एज 35 एज के बिलो जो लोग हैं उनको दिया जाता है, और इसमें भी 50,000 आपको इनामी राशि दी जाती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अभी लेटेस्ट में 24 बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग जो कि वर्चुअल कराई गई है, क्योंकि आगे 7th बिम्स्टेक की दैट में जो मेन मीटिंग होती है वो भी प्लान्ड है। और इंडिया की तरफ से श्री जयदीप मजूमदार जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, इन्होंने वर्चुअली तौर पर जो बिम्स्टेक हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ कराया गया, थाईलैंड में कराया गया। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बिम्स्टेक के बारे में देखें हम लोग। तो पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखें। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये आपका 6 जून 19 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। और अगर इसी में एक चीज और आती है कि प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर हैं? टोटल 7 मेंबर है। 7 मेंबर में कौन कौन है? एक तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, ये जितने भी बे ऑफ बंगाल के तट में सटे हुए इलाके हैं वो सब इसका हिस्सा है। श्रीलंका हो गया, थाईलैंड जहां पर इस बार की वर्चुअल समिट कराई गई, इसके साथ साथ नेपाल हो गया, और भूटान हो गया। ठीक है, इसी की फर्स्ट मीटिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग इसकी कराई गई थी 31 जुलाई 2004 को, जो कि अगेन बैंकॉक में ही हुई थी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंटर हैं। और बिम्स्टेक एक्चुअली बनाया क्यों गया? तो देखिए, रीजनल लेवल पर आपस में कोऑपरेशन के लिए, रीजनल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट हो रही है उन डेवलपमेंट को सस्टेन किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए। इसके साथ साथ रीजनल लेवल पर उनके डेवलपमेंट के लिए, इसके साथ साथ आपस में बेहतर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो पाए, इसके साथ साथ आपस के देशों में सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज
पीपल टू पीपल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाए, पीपल टू पीपल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाए, तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बिम्स्टेक इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997। तो आई होप आपको सारे न्यूज़ समझ में आ गए होंगे, तो इनका रिवाइज करें 1 से 2 बार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और न्यूज़ के साथ, डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।